क्लास 12 प्रत्यावर्ती धारा। तो पहली वीडियो में हमने बात की थी चौक कुंडली तक। तो इसमें हम बात करते हैं जब परिपथ में केवल स्वप्रेरकत्व हम दिखाते हैं एल से। तो इसकी बात करते हैं। माना हमारे पास एक कुंडली है, इसका स्वप्रेरकत्व क्या है, एल है, और ओमी प्रतिरोध इसका नगण्य है। इसके सिरों के बीच हमने क्या लगा दिया, वोल्टेज का प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत लगा दिया, ये लगा दिया। तो इस प्रकार का परिपथ क्या कहलाएगा, स्वप्रेरकत्व वाला प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कहलाएगा, इस प्रकार का परिपथ। ठीक है। इसके प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण और दिशा बदलते रहती है। इसके फलस्वरूप क्या होगा, जो इसमें चुंबकीय फ्लक्स को वो भी बदलता रहेगा। अतः फैराडे के नियम से क्या हो जाएगा, इसमें विद्युत भाग बल प्रेरित हो जाएगा, जो क्या करेगा, आरोपित वोल्टेज का विरोध करेगा। इसके कारण क्या हो जाएगी, इस परिपथ में धारा कम हो जाएगी। अब माना हम यहाँ पर तात्कालिक वोल्टता मानते हैं, v इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब माना परिपथ में तात्कालिक धारा, जो परिपथ है इसमें तात्कालिक धारा I है, और धारा में परिवर्तन की दर क्या है, डी आई अपॉन डी टी है। तो तात्कालिक प्रेरित विद्युत भाग बल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा। अब किरचॉफ के बंद परिपथ के दूसरे नियम, किरचॉफ के दूसरे नियम से क्या था, किरचॉफ के वो, तो उससे क्या हो जाएगा, v प्लस ई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो v ई की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी, डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। तो v इज इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ से हमें, एल डी आई अपॉन डी टी। तो ये डी आई अपॉन डी टी हमने लिख दिया, डी आई अपॉन डी टी क्या हो गया, डी आई अपॉन डी टी हो गया वी अपॉन एल। तो डी आई इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें यहाँ से, समीकरण 1 में रख देते हैं, v की वैल्यू समीकरण 1 से रख देते हैं। तो हमें क्या मिल गया, v इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन एल। अब इसके बाद समाकलन कर देते हैं, हम कर देते हैं समाकलन कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी जीरो अपॉन एल बाहर आ गया, अंदर क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी जीरो अपॉन एल तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ये साइन से कॉस होता है तो माइनस होता है, तो यहाँ पर को हमने माइनस लगा दिया। तो हमें क्या मिल गया, वी जीरो अपॉन एल इज इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा मिल गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं माइनस वी जीरो अपॉन ओमेगा एल बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बच गया, कॉस ओमेगा टी बच गया अंदर। अब कॉस ओमेगा टी बच गया, अब कॉस ओमेगा टी को हम कैसे तोड़ सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा करके तोड़ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर है तो वी जीरो अपॉन ओमेगा एल, तो अंदर क्या रहा, कॉस को हमने, तो कॉस ओमेगा टी को हम तोड़ देते हैं, कैसे तोड़ेंगे, साइन 90 माइनस थीटा करके। तो क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या, ओमेगा एल है, ओमेगा टी है। ठीक हो गया। अब इसके बाद आई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ से, वी जीरो अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। हमने क्या कर दिया है, माइनस को अंदर अंदर ले गए, तो माइनस को अंदर ले गए तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। तो अब इसको क्या बोलते हैं, आई नॉट बोलते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू हो गया। इसे हम क्या बोल देते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, इसे हम समीकरण 2 मान लिया। तो अब यहाँ आपको आई नॉट क्या है, वी जीरो ओवर ओमेगा एल है। इसे क्या बोलते हैं, धारा का शिखर मान बोलते हैं। ये क्या कहलाएगा, धारा का शिखर मान कहलाएगा। तो अब हमारे पास कितनी समीकरण बन गई, एक समीकरण हमारे पास ये थी ऊपर, दूसरी समीकरण हमें ये मिली, तीसरी समीकरण क्या मिल जाएगी, परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, जेड इक्वल टू वी अपॉन आई होती है। तो हमें वी क्या है, यहाँ पर वी नॉट है, और आई क्या है, आई जीरो है। तो यहाँ पर से आई जीरो इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, वी जीरो अपॉन जेड मिल जाएगा। तो ये कौन सी समीकरण होगी, एक समीकरण इसे मान लेते हैं, जो आई इज इक्वल टू ये था, इतनी को यहाँ पर आई इज इक्वल टू क्या था, वी जीरो अपॉन ओमेगा एल था। इसे हमने तीसरी इक्वेशन मान लिया, इसे हम चौथी इक्वेशन मान लेते हैं। तो अब हमारे पास 4 इक्वेशन मिल गई, तो समीकरण 3 और 4 की हम तुलना कर देते हैं। समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर हमें क्या मिल जाएगा, जेड इज इक्वल टू ओमेगा एल मिल जाएगा। तो जेड क्या है यहाँ पर को, केवल प्रेरकत्व के कारण है, जेड क्या है,
प्रतिबाधा, प्रतिबाधा जेड केवल प्रेरकत्व के कारण है, इसलिए इसे प्रेरकीय प्रतिघात भी बोलते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात भी बोलते हैं। तथा इसे किससे दिखाते हैं हम, एक्सएल से दिखाते हैं। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू हो जाएगा एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, जेड इज इक्वल टू एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। यदि प्रेरकत्व एल है, यदि प्रेरकत्व क्या है हमारे पास, एल है, तो प्रतिघात क्या हो जाएगा, एक्सएल ओम में होगा। यदि प्रेरकत्व एल हेनरी में है तो प्रतिघात किस में होगा, प्रतिघात एक्सएल किस में होगा, ओम में होगा। अब अगली चीज आती है, जब परिपथ में केवल धारिता है, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र का व्यवहार। माना हमारे पास सी धारिता का एक संधारित्र है, इसका ओमी प्रतिरोध क्या है, नगण्य है, तथा इसकी प्लेटों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज का स्रोत लगा दिया गया, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का स्रोत लगा दिया गया। इस प्रकार का परिपथ क्या कहलाएगा, धारिता वाला प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कहलाएगा, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज परिमाण और दिशा में एक निश्चित आवृत्ति से लगातार बदलता रहता है। अर्थात क्या हो जाएगा, परिपथ में संधारित्र की प्लेटें सतत रूप से आवेशित, विसर्जित और विपरीत दिशा में विसर्जित होते रहेंगी। अतः हमें क्या मिला यहाँ पर से, माना तात्कालिक प्रत्यावर्ती वोल्टेज हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। इसे हम समीकरण एक मान लीजिए क्या है, माना तात्कालिक प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। अब माना किसी क्षण में संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश क्या है, आवेश क्यों मान रहे हैं, तथा धारा क्या मान रहे हैं, आई मान रहे हैं। संधारित्र पर किसी क्षण क्या है, आवेश क्यू है और परिपथ में धारा आई है। तो संधारित्र के सिरों के बीच तात्कालिक विभवांतर क्या हो जाएगा, विभवांतर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपॉन सी हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से V का मान रख देते हैं इसमें, समीकरण 1 ये है, इससे हम V का मान रख देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 में रख देते हैं Q अपॉन सी मिल जाएगा। Q अपॉन सी इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ पर से, V0 साइन ओमेगा टी मिल गया। अब तो यहाँ पर से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा C V0 V0 जो भी बोल सकते हैं साइन ओमेगा टी हो गया। अब तात्कालिक धारा क्या थी, आई थी, ये क्या हो जाएगी, डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगी। तो ये क्या है, तात्कालिक धारा थी, तो ये इस क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, डी अपॉन डी टी सी V0 साइन ओमेगा टी हो गया। इतना आसान में। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है आई इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, आधा पीछे वाले की तरह ही है, इसकी समीकरण होगी तीसरी। अब यहाँ पर I0 है, ये I0 क्या है, I0 इज इक्वल टू V0 वी नॉट अपॉन ओमेगा सी, इसे हमने मान ली चौथी समीकरण मान ली। जी क्या है, परिपथ में धारा का शिखर मान है। तो परिभाषा से क्या मिल जाएगा हमें, परिभाषा से हमें मिलता है Z बराबर V अपॉन आई मिलता है। हमें पता है V क्या है, V0 है, और साथ ही धारा क्या है, I0 है। तो यहीं से हम देखें तो I0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 अपॉन जेड हो जाएगा। जैसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 5 मान लेते हैं। अब हमें पता है कि प्रतिबाधा क्या होती है। अब हम समीकरण 4 और 5 की तुलना करेंगे तो प्रतिबाधा क्या निकल जाएगी, जेड इज इक्वल क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा सी मिल जाएगा। इन दोनों की तुलना कर दी हमने 4 और 5 की, तो हमें क्या मिल गया, जेड, जेड क्या होती है, प्रतिबाधा होती है। ये क्या हो जाएगा, 1 ओवर ओमेगा सी हो जाएगा। क्योंकि प्रतिबाधा केवल धारिता के कारण है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, धारितीय प्रतिघात भी बोलते हैं। इसे किससे शो करते हैं, एक्स सी से शो करते हैं। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स सी हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा सी। ये बन गया हमारी समीकरण 6। यदि धारिता फैराडे में है, फैरेड में है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर को प्रतिघात ओम में होगा, प्रतिघात ओम में होगा। अब यदि हमारे पास परिपथ में प्रेरकत्व L, संधारित्र C और प्रतिरोध R उपस्थित होंगे तो क्या होगा, माना प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L और धारिता C श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनके भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होगा, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी होगा। तो श्रेणी क्रम में होने के कारण इनमें समान धारा प्रवाहित होगी, श्रेणी क्रम में तो इनमें समान धारा प्रवाहित होगी।
तो यहाँ से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति को किससे दिखाते हैं, एफ से दिखाते हैं। तो आवृत्ति क्या हो जाएगी यहाँ पर से, इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगी। ये एलसीआर परिपथ है ना, ये एलसीआर परिपथ तब कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब आवृत्ति एफ, प्रेरकत्व एल और धारिता सी के मान इस प्रकार हो कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज एवं धारा के बीच कोई कलांतर ना हो। तो परिपथ की बाधा क्या हो जाएगी, बाधा को किससे दिखाते हैं, परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, जेड इज इक्वल टू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, ये हो जाएगी। तो अब एक्सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/ओमेगा सी, धारिती प्रतिघात बोलते हैं इसे, अभी इससे पीछे पड़ा था। और एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा एल हो जाएगा। ओमेगा एल क्या था, प्रेरकी प्रतिघात था। यदि आरोप यदि हम बात करते हैं आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज V की और धारा में कलांतर फाई की, तो यहाँ से टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा यहाँ पर से, एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर मिल जाएगा। अब यदि धारिती प्रतिघात क्या है, एक्स सी है और प्रेरकी प्रतिघात एक्स एल है, ये दोनों अगर बराबर होंगे तो क्या हो जाएगी यहाँ पर से कंडीशन, एक्स सी इज इक्वल टू एक्स एल हो जाएगी। अगर टेन फाइव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर से 0, इफ यहाँ कंडीशन मान लेते हैं टेन फाइव इज इक्वल टू 0, टेन फाइव इज इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा, फाइव इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, फाइव इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, टेन फाइव का 0 है तो यहाँ से आता है वोल्टेज और धारा समान कला में होंगे। अगर 0 होता है तो क्या होगा, वोल्टेज और धारा समान कला में होंगे, अर्थात परिपथ क्या होगा, अनुनादी होगा। जो परिपथ है क्या होगा, अनुनादी होगा। यदि अनुनाद की स्थिति में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत कोणीय आवृत्ति क्या होती है, ओमेगा होती है, और कोणीय आवृत्ति को हम क्या लिख रहे हैं, डब्ल्यू आर लिखते हैं। तो अनुनाद का प्रतिबिंब है क्या होगा, एक्स एल बराबर डब्ल्यू सी में पता है, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी में पता है। तो अब यहाँ पर रख देते हैं डब्ल्यू आर रख दिया, एल रख, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू 1/ओमेगा आर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर से ये 2 बार आ गया ओमेगा आर, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा आर का स्क्वायर इक्वल टू 1/एल सी हो जाएगा। तो ओमेगा आर इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ से मुझे, ओमेगा आर इक्वल टू मिल गया 1/√एल सी मिल गया। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, अनुनादी आवृत्ति आ जाती है यहाँ से हमारे पास, अनुनादी आवृत्ति को दिखाते हैं, एफ आर इक्वल टू क्या डब्ल्यू आर अपॉन 2 पाई। तो ये यहाँ पर क्या जाएगा 1/2 पाई √एल सी। क्यों, ओमेगा इसकी वैल्यू क्या थी, 1/एल सी थी, तो हमने ये लिख दिया। तो एक एल सी परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति क्या होती है, 1/2 पाई √एल सी होती है। इसके बाद अगली चीज आती है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर होता क्या है, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका काम होता है वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टेप अप, दूसरा होता है स्टेप डाउन। जो पहला है उसे बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अर्थात उच्चाई ट्रांसफार्मर। यह क्या करता है, यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलेगा उसे क्या बोलते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा अधिक होती है। ये प्राथमिक कुंडली होगी और ये द्वितीय कुंडली होगी। तो इसमें क्या होता है, ऊंचाई में पहले जो जो पहली कुंडली है इसमें फेरों की संख्या कम होगी और द्वितीय कुंडली में ज़्यादा होगी। तो जहाँ पर को द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी उसे क्या बोल देंगे हम, ऊंचाई बोल देंगे, ऊंचाई या स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोल देंगे। और दूसरी आती है अपचाई, अपचाई को क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। यह क्या करती है, यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदल देती है, उच्च को निम्न में बदल देती है। इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है तथा जो प्राथमिक कुंडली होती है उसमें फेरों की संख्या इसमें अधिक होती है। अर्थात क्या हुआ, अर्थात हुआ ये द्वितीय कुंडली होगी सेकेंडरी,
और ये होगी प्राइमरी, प्राइमरी में ज़्यादा है। और इसमें क्या होगा ऐसे ही एन एस ग्रेटर देन एन, क्या है यहाँ पर फेरों की संख्या है। अब बात करते हैं इसकी कार्यविधि की। जब प्रारंभिक कुंडली को जब जो कोई प्रारंभिक कुंडली है उसके सिरों को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से हम जोड़ते हैं, तो क्या होता है, तो प्राथमिक कुंडली में धारा बदलते हैं। जो प्राथमिक कुंडली है इसमें धारा बदलती रहती है। जो प्राथमिक कुंडली इसमें धारा निरंतर परिवर्तित होती है, जिसके कारण क्या होता है, निकटवर्ती द्वितीय कुंड जो द्वितीय कुंडली है इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या होगा, लगातार बदलता रहेगा। तो इससे क्या होगा, द्वितीय कुंडली में उसी आवर्ती का, इसके कारण जो कुंडली है उसमें उसी आवर्ती का प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। माना कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, माना प्रारंभिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी है प्रारंभिक में, और द्वितीयक में क्या है, द्वितीयक में है एनएस, तथा प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल ईपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस और एनपी डेल फाई अपॉन डेल टी हो जाएगा। अब द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, वो हो जाएगा ई एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एस डेल फाई अपॉन डेल टी हो जाएगा। तो इन दोनों समीकरण से हमें क्या पता चल रहा है, ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू क्या मिल जा रहा है हमें, एन एस अपॉन एन पी मिल जा रहा। इसके बाद यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध अगर नगण्य है, जो प्राथमिक कुंडली है इसका प्रतिरोध नगण्य है, तो प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईपी, ये ईपी क्या होगा, उस पर आरोपित वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज वीपी के बराबर होगा। ई एस इज इक्वल टू वीपी कब होगा, जब प्राथमिक कुंडली में प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य होगा। जब प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य होगा तो प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईपी उस पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बराबर होगा। यदि अगर द्वितीय परिपथ खुला है, द्वितीय परिपथ खुला है तो उसके बीच विभवांतर वी एस उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो यहाँ पर से क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पर से हमें मिल जाएगा वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू ई एस अपॉन ई पी मिल जाएगा। ये दो कंडीशन आई थी। तो यहाँ इसे क्या बोलते हैं, इनकी वैल्यूज क्या है, एन एस अपॉन एन पी है। ये इसे क्या मान लेते हैं, हम आर मान लेते हैं। तो आर यहाँ पर आर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एन एस अपॉन एन पी। इसे क्या बोलते हैं, परिणमन अनुपात बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली, अब प्राथमिक और द्वितीय परिपथ में किसी क्षण धाराएं, अब प्राथमिक परिपथ और द्वितीय जो परिपथ है उसमें अगर किसी क्षण हमें धाराएं आई पी और आई एस हैं, किसी क्षण जो धाराएं हैं वो क्या है, आई एस और आई पी हैं, तथा उनमें ह्रास बिल्कुल भी ना हो, ऊर्जा का ह्रास बिल्कुल भी ना हो, तो क्या हो जाएगा, प्राथमिक कुंडली में जितनी शक्ति होगी उतनी द्वितीय कुंडली में हो जाएगी। तो इसे हम क्या बोल देंगे, वीपी आई पी इक्वल टू वी एस आई एस। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, आई पी अपॉन आई एस इज इक्वल टू वी एस अपॉन वी पी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। ये क्या है, कांस्टेंट है। इसे हम क्या दिखा दे, आर दिखा रहे, क्या था, परिणमन अनुपात था। अब अगली चीज आती है ट्रांसफार्मर की दक्षता। ऊर्जा क्षय के कारण व्यवहारिक ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% नहीं होती है, 100% दक्षता नहीं होती है, थोड़ा सा इससे कम होती है। तो इसे परिभाषित कर सकते हैं हम, इसे ऐसे दिखाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, द्वितीयक से प्राप्त की गई शक्ति, द्वितीयक से प्राप्त की गई शक्ति क्या थी, वी एस आई एस थी। तो इसका बोल दिया वी एस आई एस अपॉन प्राथमिक को दी गई शक्ति क्या हो जाएगी, वीपी आई पी हो जाएगी, वीपी आई पी इंटू 100%। तो इससे क्या निकल जाती है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर की दक्षता निकल जाती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता कैसे निकालते हैं, वी एस आई एस, क्योंकि द्वितीयक से प्राप्त शक्ति है और नीचे क्या है, प्राथमिक को दी गई शक्ति है, वीपी आई पी इंटू 100 कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, यहाँ से हमें ट्रांसफार्मर की दक्षता मिल जाती है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।